नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए पार्ट नंबर 1 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन समझते हैं उनको नोट जरूर करें, आप अपने नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि एग्जाम के समय पर आप अपने नोट्स के माध्यम से काफी कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सॉफ्टवेयर से संबंधित, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह होता है। और सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी होती हैं, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो किसी फिक्स टास्क को कंप्लीट करते हैं। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं, जिनके बिना हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है। तो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह। और सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के लिए आवश्यक होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन सॉफ्टवेयर होता है। इसे कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होता है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता है। बूट नहीं हो सकता मतलब ऑन नहीं हो सकता है। तो कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए, ऑन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे कि विंडोज, लाइनेक्स, मैक, एंड्रॉयड, यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यदि कोई कंप्यूटर ऑन है लेकिन सिस्टम रीसेट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो यह किस स्थिति में है। यदि कोई कंप्यूटर ऑन है लेकिन सिस्टम रीसेट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो यह किस स्थिति में है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि कोई कंप्यूटर अभी ऑन है, वह ऑन है लेकिन सिस्टम रीसेट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो यह किस स्थिति में है। यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें तो आपको इसका आंसर भी समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा कई बार हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन तो रहता है लेकिन हम उसमें कोई वर्क नहीं कर पाते हैं, वह हमें कोई रिस्पॉन्स प्रदान नहीं करता है। ऐसा कई बार हमारे मोबाइल में भी हो जाता है। जब हम अपने मोबाइल पर एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं या एक साथ कई टास्क को परफॉर्म करते हैं तो हमारा मोबाइल या कंप्यूटर हैंग हो जाता है। हैंग हो जाता है मतलब उस समय पर कंप्यूटर या मोबाइल ऑन तो होता है लेकिन हम उस पर कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं, वह हमारे किसी भी इंस्ट्रक्शन का रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो यदि कोई कंप्यूटर ऑन है
लेकिन सिस्टम रीसेट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो यह किस स्थिति में होता है? हैंग स्थिति में। उसे हैंग कंडीशन कहा जाता है। आपने देखा होगा मोबाइल हैंग करने लगता है, कंप्यूटर या लैपटॉप हैंग करने लगता है, उसी का हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यदि कोई कंप्यूटर ऑन है लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उसे हैंग कंडीशन कहा जाता है। अभी जो मई में सीपीसीटी का एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में पूछे गए हैं। यह सभी क्वेश्चन हमने सीपीसीटी के मई वाले एग्जाम से सिलेक्ट करे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैंग। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कंपाइलर क्या है? कंपाइलर ऑप्शन नंबर ए है, यह सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। ऑप्शन नंबर बी है, यह एक लो लेवल लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर सी है, यह एक असेंबली लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर डी है, यह ऑब्जेक्ट कोड को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कंपाइलर क्या है। यहां पर आपको कंपाइलर से संबंधित 5-6 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। कंपाइलर एक्चुअल में होता क्या है? कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, यह तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं और यह तीनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी हैं। इसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहा जाता है, इसे लैंग्वेज प्रोसेसर भी कहा जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, तीनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर के एग्जाम्पल हैं और तीनों ही लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं। जो कंपाइलर होता है यह हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में या हम कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जो कंपाइलर है वह हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। लो लेवल लैंग्वेज मतलब 0-1 की लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और कंपाइलर एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। मतलब आपने अपने प्रोग्राम में जितने भी निर्देश लिखे हैं, जितनी भी आपने कोडिंग करी है, पूरी कोडिंग को एक साथ एक ही बार में यह हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। जबकि एक होता है इंटरप्रेटर जो कि प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। तो यहां पर हमसे पूछा गया था कंपाइलर क्या है। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को, प्रोग्राम को एक साथ एक ही बार में लो लेवल लैंग्वेज में मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड लिखा जाता है उसे कहा जाता है सोर्स कोड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को क्या कहा जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को कहा जाता है सोर्स कोड। तो जो कंपाइलर है वह सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट कर देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमने हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बनाया, जो कोडिंग करी, उसे क्या बोला जाएगा? सोर्स कोड। उस सोर्स कोड को कंप्यूटर किस में समझेगा? लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। तो उस हाई लेवल लैंग्वेज के सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, मशीन लैंग्वेज में कौन बदल देता है? कंपाइलर बदल देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो कंपाइलर है वह सोर्स कोड को, सोर्स कोड मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को लो लेवल लैंग्वेज मतलब ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी फीचर को चालू या बंद करने वाली कैप्स लॉक जैसी कीबोर्ड कीज क्या कहलाती हैं? किसी फीचर को चालू या बंद मतलब ऑन और ऑफ करने वाली कैप्स लॉक जैसी कीबोर्ड कीज क्या कहलाती हैं? यह क्वेश्चन कीबोर्ड से पूछा गया है, कीबोर्ड से संबंधित है। कीबोर्ड जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम कई प्रकार का डेटा कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं।
कीबोर्ड में कई प्रकार की की होती हैं, जैसे कि अल्फाबेटिकल की होती हैं, जैसे कि अल्फाबेटिकल की होती हैं ए से लेके जेड तक, न्यूमेरिकल की होती हैं 0 से लेके 9 तक, फंक्शन की होती हैं F1 से लेकर F12 तक। इसी प्रकार से कुछ मॉडिफायर की होती हैं, मॉडिफायर की जैसे कि ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट। इसी प्रकार से कीबोर्ड में होती हैं टॉगल की, टॉगल की, और टॉगल की से ही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। टॉगल की, टॉगल की कौन सी की कहलाती हैं? जो एक बार प्रेस करने पर ऑन हो जाती हैं और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती हैं। कीबोर्ड में कई प्रकार की होती हैं, कई प्रकार के बटन्स होते हैं, उनमें से एक प्रकार होता है टॉगल की का। टॉगल की, टॉगल की कौन सी की कहलाती हैं? ऐसी की जो एक बार प्रेस करने पर ऑन हो जाती हैं मतलब एक्टिवेट हो जाती हैं, और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती है मतलब डीएक्टिवेट हो जाती हैं, वह की कहलाती हैं टॉगल की। और कैप्स लॉक भी एक टॉगल की है। आपने देखा होगा जब आप कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं तो आपकी सारी टाइपिंग कैपिटल लेटर में होती है, और जब आप कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं तो सारे कैरेक्टर को स्मॉल लेटर में टाइप किया जाता है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? किसी फीचर को चालू या बंद करने वाली कैप्स लॉक जैसी कीबोर्ड कीज क्या कहलाती हैं? तो कैप्स लॉक की कौन सी की कहलाती है? टॉगल की कहलाती है। टॉगल की मतलब ऐसी की जो एक बार प्रेस करने पर ऑन हो जाती है और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती है। और यदि आप कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे तो आपका सारा टेक्स्ट कैपिटल लेटर में टाइप किया जाता है, और यदि आप कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे तो सारा टेक्स्ट स्मॉल लेटर में टाइप किया जाता है। कैप्स लॉक, नंबर लॉक, इस प्रकार से कीबोर्ड में कई प्रकार की हमारी टॉगल की होती हैं, जो कि एक बार प्रेस करने पर ऑन हो जाती हैं, दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी फीचर को चालू या बंद करने वाली कैप्स लॉक जैसी कीबोर्ड कीज क्या कहलाती हैं? टॉगल की। कीबोर्ड में वह की जो एक बार प्रेस करने पर ऑन हो जाती है और दोबारा प्रेस करने पर ऑफ हो जाती है, वह कहलाती है टॉगल की। और कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, यह सभी टॉगल की के एग्जाम्पल हैं। देखते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबलर का काम ब्लैंक परिवर्तित करना है। असेंबलर का काम ब्लैंक परिवर्तित करना है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि असेंबलर का काम क्या है? असेंबलर का काम ऑप्शन नंबर ए है बेसिक लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर बी है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना। ऑप्शन नंबर सी है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना, या असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करना। यह क्वेश्चन भी आज की वीडियो में हमने जो कंपाइलर समझा था उसी क्वेश्चन से संबंधित है। हमने आपको बताया था कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर तीनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, तीनों ही लैंग्वेज प्रोसेसर हैं, और तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर तीनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, तीनों ही लैंग्वेज प्रोसेसर हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हैं। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। जो असेंबलर है, इससे आपको याद रखना है, असेंबलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है और लैंग्वेज प्रोसेसर भी इसे बोलते हैं, जो कि असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है उसको मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। जो असेंबलर है वह असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज से संबंधित 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। जो असेंबली लैंग्वेज है यह सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए असेंबलर का यूज किया जाता है। और असेंबली लैंग्वेज में नेमोनिक कोड यूज किए जाते हैं। नेमोनिक कोड, इसमें एम साइलेंट होता है। नेमोनिक कोड यूज किए जाते हैं
असेंबली लैंग्वेज में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है असेंबली लैंग्वेज किस जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? यह सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है? असेंबलर बदलता है। और नेमोनिक कोड का यूज किस लैंग्वेज में किया जाता है? असेंबली लैंग्वेज में किया जाता है। तो असेंबलर का काम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करना है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक को विद्युत रूप से प्रोग्राम किया जाता है और मिटाया जाता है। इसे लगभग 10,000 बार मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है। ब्लैंक को विद्युत रूप से प्रोग्राम किया जाता है और मिटाया जाता है। इसे लगभग 10,000 बार मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि मेमोरी से संबंधित है। मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैंक को विद्युत रूप से प्रोग्राम किया जाता है। विद्युत रूप से मतलब इलेक्ट्रिकली, और मिटाया जाता है। इसे लगभग 10,000 बार मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है। यह क्वेश्चन रोम से संबंधित है। रोम जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी होती है और यह एक परमानेंट मेमोरी भी होती है। परमानेंट मतलब यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल एक होती है रैम। रैम भी प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन रैम होती है टेम्परेरी, जबकि रोम होती है परमानेंट। रैम होती है वोलेटाइल और रोम होती है नॉन वोलेटाइल। रोम के मल्टीपल टाइप होते हैं, जैसे कि एक होती है एम रोम का फुल फॉर्म होता है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। एक होती है पी रोम जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होती है ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक होती है ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहां पर आपको 6-7 क्वेश्चन एक साथ तैयार करने मिलेंगे। क्वेश्चन रोम से संबंधित है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ब्लैंक को विद्युत रूप से प्रोग्राम किया जाता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है और मिटाया भी जाता है, मतलब हटाया जाता है। इसे लगभग 10,000 बार मिटाया और प्रोग्राम किया जा सकता है। तो रोम से संबंधित क्वेश्चन है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम एक प्राइमरी मेमोरी है जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है, और रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। नॉन वोलेटाइल मतलब जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। रोम के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि एम रोम जिसे बोलते हैं मास्क्ड रोम, पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो आपको आंसर भी समझ में आएगा। यहां पर एक शब्द आया है विद्युत, मतलब इलेक्ट्रिकली, और ईईपी रोम का फुल फॉर्म भी क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर तो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। जो रोम होती है उसमें हम केवल डेटा को रीड कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। लेकिन जो पी रोम है, पी रोम तो होती है ब्लैंक, जिसमें हम एक बार अपना प्रोग्राम स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसे चेंज नहीं कर सकते। पी रोम एक बार अपना प्रोग्राम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें जो प्रोग्राम स्टोर होता है हम उसे इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, और नया प्रोग्राम भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज किया जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेस की सहायता से ईपी रोम में प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है और मिटाया जाता है, जबकि विद्युत रूप में मतलब इलेक्ट्रिकली फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करने के लिए और मिटाने के लिए ईईपी रोम का यूज किया जाता है। जो ईईपी रोम है इसका फुल फॉर्म ही होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ईईपी रोम। ईईपी रोम में इलेक्ट्रिकली सर्किट के माध्यम से प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है और हटाया जाता है। इसमें हम इलेक्ट्रिक सर्किट की सहायता से कई बार डेटा को स्टोर कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। हमें 4 सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब जिसे हम वर्चुअल मीटिंग भी कह सकते हैं। वर्चुअल मीटिंग, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्चुअल मीटिंग के लिए किस टेक्निक का यूज किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब कोई भी यूजर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से किसी एक ग्रुप से कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रकार से ऑनलाइन क्लास होती हैं जिसमें एक टीचर किसी भी लोकेशन से मल्टीपल स्टूडेंट्स को अलग अलग लोकेशन पर टीच करता है या अलग अलग स्टूडेंट अपनी लोकेशन से किसी क्लास को ज्वाइन करते हैं, उसी प्रकार से होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो कि मीटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए यूज की जाती है, जिसके लिए हमारे पास डिजिटल कैमरा या वेब कैमरा होना आवश्यक होता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए है गूगल मीट, ऑप्शन नंबर बी है गूगल डॉक्स, ऑप्शन नंबर सी है गूगल मैप और ऑप्शन नंबर डी है गूगल प्ले। तो यहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला जो सॉफ्टवेयर है वह है गूगल मीट। आप देख सकते हैं यहां पर मीट वर्ड आ रहा, मीट मतलब मीटिंग के लिए यूज होता है गूगल मीट, जहां पर लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जो गूगल डॉक्स है यह तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जिस प्रकार से आप MS वर्ड का यूज करते हैं इसी प्रकार से आप गूगल डॉक्स का यूज भी कर सकते हैं। गूगल मैप एक नेविगेशन ऐप है, नेविगेशन ऐप जो कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाने के लिए आपको बेस्ट रूट प्रोवाइड करता है। गूगल प्ले एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एप्स को होस्ट किया जाता है। मल्टीपल टाइप की एंड्रॉयड एप्स को इंटरनेट पर होस्ट करने के लिए गूगल प्ले का यूज किया जाता है। तो यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है, वह है गूगल मीट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गूगल मीट। गूगल मीट एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरबोर्ड पर एक्सिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट मतलब EGP एक्सपेंशन स्लॉट ब्लैंक बिट्स पर चलता है। मदरबोर्ड पर एक्सिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट मतलब AGP एक्सपेंशन स्लॉट ब्लैंक बिट्स पर चलता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है मदरबोर्ड पर AGP का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट एक्सपेंशन स्लॉट ब्लैंक बिट्स पर चलता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित है। आपको यहां 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। AGP का फुल फॉर्म क्या है? AGP का फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, जो कि एक ऐसा पोर्ट है जिसका यूज ग्राफिक्स कार्ड को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ग्राफिक्स कार्ड को हमारे कंप्यूटर में यदि हमें ग्राफिक्स कार्ड को कनेक्ट करना है तो हम AGP पोर्ट का यूज करते हैं। यह पोर्ट मदरबोर्ड में होता है जो कि 32 बिट्स पर चलता है, 32 बिट्स पर वर्क करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। AGP का फुल फॉर्म होता है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, जो कि ग्राफिक्स कार्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है और यह 32 बिट्स पर वर्क करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी नंबर 101 की फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्या होगी? हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है 101 और इसकी हमसे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट वैल्यू पूछी गई है, क्या होगी? यह क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट से संबंधित है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कई बार CPCT के पेपर में बाइनरी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट हमसे पूछ लिया जाता है। यहां पर आपसे सेकंड कॉम्प्लीमेंट भी पूछा जा सकता है। सेकंड कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करना हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। आज की वीडियो में हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, जिसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है। बाइनरी नंबर मतलब जिसमें 0 और 1 2 ही डिजिट होती हैं। बाइनरी नंबर क्या है? 101। इसकी हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वैल्यू या वंस कॉम्प्लीमेंट वैल्यू बतानी है, क्या होगी? कई बार CPCT के पेपर में इसका एक क्वेश्चन आ जाता है और इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है।
जब भी आपको किसी बाइनरी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो आप उस नंबर को लिखें जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। नंबर क्या है हमारा 101। अब आपको इन नंबर को इंटरचेंज कर देना है, बदल देना है। जो 1 है इसको बदल देना है 0 से और जो 0 है इसको बदल देना है 1 से। आपका आंसर आ जाएगा। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर क्या आ गया हमारा 010। जो भी बाइनरी नंबर आपको दिया जाता है उसमें आपको 1 को 0 से बदल देना है और 0 को 1 से बदल देना है। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जो हमें बाइनरी नंबर दिया गया था 101, उसकी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वैल्यू क्या हो गई 010। यह हमारा आंसर आ गया। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है। ड्रॉप कैप क्या होता है आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन्स में जो स्टार्टिंग का कैरेक्टर होता है या स्टार्टिंग का वर्ड होता है उसे मल्टीपल लाइन में बड़ी साइज पर टाइप कर दिया जाता है। जैसे कि यहां पर हमने W को 3 लाइन में टाइप किया है। यह जो वर्ड हमने टाइप किया है, यह जो कैरेक्टर हमने टाइप किया है, इसको टाइप करने के लिए ड्रॉप कैप नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है। ड्रॉप कैप क्या करता है, सिलेक्ट किए गए कैरेक्टर को या वर्ड को मल्टीपल लाइन में ड्रॉप कर देता है और बड़ी साइज पर शो करता है। यह कहलाता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप के द्वारा हम किसी कैरेक्टर को या वर्ड को मल्टीपल लाइन में ड्रॉप कर सकते हैं। जो ड्रॉप कैप ऑप्शन है यह एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है और बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस को ड्रॉप करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रॉप कैप ऑप्शन के द्वारा बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस को ड्रॉप किया जाता है। बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस को ड्रॉप किया जाता है और मैक्सिमम हम 10 लाइंस तक ड्रॉप कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 लाइनों को ड्रॉप किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट टैब। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है। यदि हम यहाँ पर किसी भी कैरेक्टर को या वर्ड को सिलेक्ट करें और हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप को यदि आप यूज करेंगे तो यहाँ पर एक ड्रॉप्ड ऑप्शन होता है, एक होता है इन मार्जिन। आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो कैरेक्टर हमने सिलेक्ट किया था वह मल्टीपल लाइन में ड्रॉप हो गया है और बाय डिफॉल्ट इसे ड्रॉप किया गया है 3 लाइंस में। यदि आप इसको और अधिक ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप कैप के अंतर्गत ड्रॉप कैप ऑप्शंस को सिलेक्ट करें और यहां पर आप लाइंस टू ड्रॉप को इंक्रीज कर दें। मैक्सिमम इसे हम 10 लाइन तक कर सकते हैं और ओके कर दें। आप देखेंगे जो कैरेक्टर हमने सिलेक्ट किया था वह मल्टीपल लाइन में ड्रॉप हो गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसर्ट टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर सिस्टम की कितनी जनरेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कंप्यूटर सिस्टम की कितनी जनरेशंस हैं। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम की जनरेशन से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। जो कंप्यूटर सिस्टम की जनरेशन है इससे संबंधित आपको 5-6 क्वेश्चन जरूर तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर मिल गया कंप्यूटर सिस्टम की कितनी जनरेशन है। तो कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है, 5, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक हैं। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक हैं। आपको 5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी जरूर याद करनी है क्योंकि हर बार पेपर में किसी न किसी एक जनरेशन की टेक्नोलॉजी जरूर पूछी जाती है। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता है। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से आईसी का उपयोग किया जाने लगा, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा, माइक्रो प्रोसेसर। और जो फोर्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर हैं वह
VLSI टेक्निक पर वर्क करते हैं। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम है यह ULSI और AI टेक्निक पर आधारित हैं। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता है, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज होता है, थर्ड जनरेशन में IC का यूज होता है, 4th जनरेशन से माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगा जो कि VLSI टेक्निक पर वर्क करता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और 5th जनरेशन के कंप्यूटर में ULSI और AI टेक्निक का यूज किया जाता है। ULSI का फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। कंप्यूटर सिस्टम की 5 जनरेशंस हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक उंगली से टच करके स्क्रीन पोजीशन को सिलेक्ट करने की सुविधा देता है। ब्लैंक एक उंगली से टच करके स्क्रीन पोजीशन को सिलेक्ट करने की सुविधा देता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक एक उंगली से टच करके स्क्रीन पोजीशन को सिलेक्ट करने की सुविधा देता है। ऑप्शन नंबर ए है टच पैनल, ऑप्शन नंबर बी है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है लाइट पेन, ऑप्शन नंबर डी है माउस। आपने देखा होगा जो टच स्क्रीन होती है जिसे हम टच पैनल भी कहते हैं, उसमें हम फिंगर्स के माध्यम से, उंगली के माध्यम से स्क्रीन पर किसी भी एरिया को टच करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए टच पैनल या टच स्क्रीन, जो कि एक इनपुट डिवाइस होती है जिस पर हम फिंगर्स को टच करके कोई भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका कोई पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टच पैनल या टच स्क्रीन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लैन का घटक नहीं है? निम्न में से कौन सा लैन का घटक नहीं है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा लैन का घटक नहीं है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क से, कंप्यूटर नेटवर्क में आपने कई प्रकार के टाइप पढ़े होंगे, लैन, मैन, वैन, पेन। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर्स का ग्रुप होता है। मल्टीपल कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को मिलाकर एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है। और कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए बनाया जाता है। इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के कई टाइप होते हैं, जैसे कि एक होता है पेन, जो कि सबसे छोटी साइज का नेटवर्क होता है। पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क, सबसे छोटी साइज का। फिर आता है लैन, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन वाइड एरिया नेटवर्क। जो वैन नेटवर्क है यह साइज में सबसे बड़ा होता है और पेन नेटवर्क साइज में सबसे छोटा होता है। वाइड एरिया नेटवर्क वैन और पेन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो जब भी कोई नेटवर्क बनता है तो उसमें कुछ कंपोनेंट, कुछ घटक यूज किए जाते हैं। हमसे पूछा गया है लैन का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ट्यूब, ऑप्शन नंबर बी है NIC, ऑप्शन नंबर सी है स्विच, ऑप्शन नंबर डी है UTP। जब कोई नेटवर्क बनता है तो नेटवर्क को बनाने के लिए NIC का होना तो आवश्यक है। NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC का फुल फॉर्म होता है, जो कि नेटवर्क के लिए आवश्यक होता है। स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, स्विच भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। और UTP केबल का टाइप है, केबल का। जब नेटवर्क बनता है तो केबल भी यूज होती है। और UTP का फुल फॉर्म होता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनसील्डेड
ट्विस्टेड पेयर केबल, यह ट्विस्टेड पेयर केबल का टाइप है जो कि दो प्रकार की होती है। एक होती है यूटीपी अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एक होती है एसटीपी सील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो एनआईसी, स्विच और यूटीपी यह तीनों तो लैन के घटक हैं, लेकिन जो ट्यूब है यह लैन का घटक नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ट्यूब। जो हम कोई भी नेटवर्क बनाते हैं उसमें एनआईसी का यूज किया जाता है, स्विच का यूज किया जाता है, यूटीपी मतलब अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल भी यूज होती है, लेकिन ट्यूब का यूज नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में यदि आप प्रिंट करने के लिए प्रतियों की संख्या सेट करना चाहते हैं तो उसके क्रमों से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? एमएस वर्ड में यदि आप प्रिंट करने के लिए प्रतियों की संख्या सेट करना चाहते हैं तो उसके क्रमों से संबंधित सही विकल्प कौन सा होगा? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है और एमएस वर्ड में भी यदि हम प्रिंट आउट निकालते समय अपने डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं, प्रतियां मतलब मल्टीपल कॉपी, आप अपने डॉक्यूमेंट के कितनी कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं यह सेट करना है, तो आप कौन से स्टेप यूज करेंगे? जब आप एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसका यदि आपको हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करना होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट, तो आप प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं और प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर की आवश्यकता होती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है और प्रिंट ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। यदि हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, हमें उसकी हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करना है, तो हम प्रिंट ऑप्शन का यूज करेंगे जिसके लिए प्रिंटर की आवश्यकता है और प्रिंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। यदि आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है और यह सेट करना है कि हमारे डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपी प्रिंट होंगी, कितनी प्रतियां प्रिंट होंगी, तो आपको सबसे पहले फाइल मेन्यू पर जाना है, प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना है, वहां पर एक ऑप्शन होता है कॉपीज, जहां पर आपको सेट करना होता है कि आप कितनी कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट एक कॉपी प्रिंट होती है, आप चाहें तो इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर प्रिंट ऑप्शन में कॉपीज नाम के ऑप्शन से हम अपने डॉक्यूमेंट की कॉपीज को सेट कर सकते हैं। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है। हमने यहाँ पर फाइल मेन्यू पर क्लिक किया, इसके बाद हमने प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक किया। प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करने से प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें एक ऑप्शन होता है कॉपीज। बाय डिफॉल्ट एक कॉपी प्रिंट होती है, हम इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं और वापस डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो फाइल मेन्यू के अंदर प्रिंट ऑप्शन के अंदर कॉपीज नाम के ऑप्शन से हम प्रतियों की संख्या सेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर्स के संबंध में पीजेएल का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंटर्स के संबंध में पीजेएल का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है और प्रिंटर के संबंध में पीजेएल का फुल फॉर्म प्रिंटर जॉब लैंग्वेज होता है। प्रिंटर जॉब लैंग्वेज, प्रिंटर के संबंध में पीजेएल का फुल फॉर्म प्रिंटर जॉब लैंग्वेज होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीजेएल का फुल फॉर्म प्रिंटर जॉब लैंग्वेज होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग करते हैं, निम्न में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कई ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग करते हैं, निम्न में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यह क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक मेन सॉफ्टवेयर होता है और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे कि विंडोज, लाइनेक्स, मैक, एंड्रॉयड, कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं
जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनका एक टाइप होता है मल्टीटास्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर होता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब एक ही समय पर कई टास्क को कंप्लीट करना, एक ही समय पर कई कार्य करना, उसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग। जब हमारे कंप्यूटर पर एक साथ मल्टीपल वर्क किए जाते हैं, मल्टीपल टास्क कंप्लीट किए जाते हैं, तो उसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग। कई ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो MS DOS है यह मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता है। विंडोज 10, विंडोज XP, विंडोज 7 यह सभी मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन MS DOS मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता है। MS DOS एक CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब यह कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है, जिसमें प्रत्येक कार्य को करने के लिए कमांड का यूज किया जाता है। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें एक समय पर एक ही यूजर वर्क कर सकता है और एक समय पर केवल एक ही कमांड को रन किया जा सकता है। MS DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, जो कि मल्टीटास्किंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। विंडोज XP में XP का फुल फॉर्म क्या है? XP का फुल फॉर्म होता है एक्सपीरियंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर में ब्लैंक एक इमेज है जो एप्लीकेशन, फीचर, प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है, जो यूजर के लिए मायने रखती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर में ब्लैंक एक इमेज है जो एप्लीकेशन, फीचर, प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है, जो यूजर के लिए मायने रखती है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले जो कंप्यूटर हैं, मतलब GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर में ब्लैंक एक इमेज है जो किसी एप्लीकेशन को, फीचर को, प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करती है और यूजर के लिए मायने रखती है। आपने देखा होगा कंप्यूटर सिस्टम में आपको स्मॉल साइज का एक ग्राफिक्स, स्मॉल साइज का एक इमेज शो किया जाता है, जिसके माध्यम से आप किसी एप्लीकेशन को, किसी फीचर को, किसी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। उस स्मॉल साइज के ग्राफिक्स को कहा जाता है आइकन। आपसे यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि डेस्कटॉप स्क्रीन पर शो होने वाले स्मॉल साइज के ग्राफिक्स को क्या कहा जाता है? जो किसी एप्लीकेशन, फीचर या प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है, वह कहलाता है आइकन। आइकन एक स्मॉल साइज का ग्राफिक्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइकन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बार है जो कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज स्क्रीन के नीचे चलता है। वह बार है जो कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज स्क्रीन के नीचे चलता है। यह क्वेश्चन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कौन सा बार होता है जो विंडोज स्क्रीन के नीचे चलता है, नीचे होता है? टाइटल बार तो प्रत्येक विंडो में टॉप पर होता है। टास्क बार बॉटम में होता है। टास्क बार आपने देखा होगा, जब हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे नीचे हमें टास्क बार शो किया जाता है, यह कहलाता है टास्क बार। टास्क बार बाय डिफॉल्ट बॉटम में होता है, जो कि यह रिप्रेजेंट करता है कि हमारे कंप्यूटर पर करंट टाइम पर कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं। टास्क बार बाय डिफॉल्ट बॉटम में होता है, जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टास्क बार। टास्क बार विंडोज सिस्टम में बाय डिफॉल्ट नीचे होता है, जो कि करंट टाइम पर रन होने वाले टास्क की या एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन शो करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो कंपाइलर के लिए इनपुट होता है ब्लैंक कहा जाता है। एक प्रोग्राम जो कंपाइलर के लिए इनपुट होता है ब्लैंक कहा जाता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि कंपाइलर से संबंधित है
और इस क्वेश्चन का आंसर भी वैसे हमने आज की वीडियो में ही समझा था। कंपाइलर को हमने समझा था, कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। मतलब कंपाइलर इनपुट क्या लेता है, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम, और आउटपुट में क्या देगा, लो लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम, मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनता है उसे क्या बोलते हैं, सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड। एक प्रोग्राम जो कंपाइलर के लिए इनपुट होता है, कंपाइलर में इनपुट क्या किया जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम, और कंपाइलर आउटपुट में क्या देगा, लो लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम, मतलब मशीन लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट कोड। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को क्या बोलते हैं हम, सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड। मतलब कंपाइलर का जो इनपुट होगा वह होगा सोर्स प्रोग्राम और आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपाइलर के लिए इनपुट होता है सोर्स प्रोग्राम। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। यह क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित है। मेमोरी से, कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती हैं वह डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट होती हैं और सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट नहीं होती हैं। प्राइमरी मेमोरी की साइज छोटी होती है जबकि सेकेंडरी मेमोरी की साइज अधिक होती है। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड फास्ट होती है जबकि सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड स्लो होती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो हार्ड डिस्क तो एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, सीडी भी है, डीवीडी भी है, लेकिन जो रैम है, रैम सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। रैम तो एक प्राइमरी मेमोरी है जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है। टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है, कुछ समय के लिए डेटा को रखती है। जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है। जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ किया जाता है रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। और सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रैम। रैम जो कि एक प्राइमरी मेमोरी है जिसे मेन मेमोरी भी कहते हैं, फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी भी है। वोलेटाइल मतलब अस्थायी होती है, कुछ समय के लिए डेटा स्टोर करती है, टेम्परेरी करती है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डेटा स्टोर रहता है, कंप्यूटर ऑफ करने पर रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें क्योंकि एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।